Hi Manish ji, welcome to हाँ जी। Levels Cancer and Zen.io. This is a cancer healing journey talks where we invite speakers who have gone through cancer, maybe as patients, caregiver, or survivor. So, thank you for joining us. It's an honor to have you with us. Could you please introduce yourself and share your journey with us? Yeah, ma'am. First of all, thank you for inviting me on this platform which you have created. ये एक बहुत ही अच्छा पर्पस है क्योंकि कैंसर पेशेंट्स जितने हैं जो फाइट कर रहे हैं और जो उनके साथ जो लगे हैं Hmm. उनके लिए बहुत ज़रूरी है जो चीज़ें आप उनको ये प्रोवाइड करें थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। सो आई थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और आई एम मनीष गिरी, माय वाइफ अन्नपूर्णा गिरी। She Hmm. was fighting with ovarian cancer Hmm. in 2015 Hmm. September. Okay. So as per my study and as per my knowledge which I had from the doctors, Hmm. ovarian cancer जो है ये एक ऐसे स्टेज पे पता लगता है जब काफी मुश्किल हो जाता है. It's Hmm. almost stage 3 and stage 4. Or some patients are lucky who can catch it at stage 1 and stage 2. तो इनका भी जो हुआ था that was at stage 4, when we came to know about this ovarian cancer. Hmm. Now we used to stay in Shimla, Himachal Pradesh का capital जो है. Hmm. So like we had the best of food, the best of weather, the best of atmosphere over there. Everything was good. Hmm. And like just to give you a brief history about my wife, like she got cancer at the age of 45. Hmm. 45 साल की जब ये थी तो तब इसको कैंसर हुआ और बचपन से लेके 45 साल की उम्र तक मतलब अगर उसने कोई मेडिकेशन लिया होगा तो वो सिर्फ वो जो बचपन में वो पोलियो के जो टीके लगते हैं हमें शोल्डर के ऊपर जिसके निशान रह जाते हैं Hmm. बस सिर्फ वही लिया उसने बाकी अदरवाइज शी वाज सो फिट दैट नॉट नॉट इवन मेडिसिन फॉर हेडेक या पेट दर्द या बुखार मतलब कभी उसने इन चीजों का कभी उसने दवाइयां उसको लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी Hmm. सो एंड शी यूज्ड टू डू योगा शी वाज अ टीचर Hmm. so and a very good homemaker also along with it. तो ये सारी चीजें मैनेज वंडरफुली एंड ब्यूटीफुली एंड like waking up at 5:36 in the morning and sleeping at 10 o'clock in the night और पूरा शेड्यूल अपना अच्छा रखा हुआ था बहुत बढ़िया रखा हुआ था Hmm. फिर सडनली जब ये पता लगा मतलब एक पता इस तरह से लगा कि जैसे एक जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड्स जब आते हैं तो उस टाइम पेन एक आई थिंक आमतौर पर लेडी को होती है फॉर द फर्स्ट 2 days and then for the next 2 days it is normal and the third fourth day then starts getting better. Hmm. So उसकी भी शुरुआत ऐसे ही हुई मतलब एक रेगुलर जस्ट पेन्स ड्यूरिंग दोस पीरियड डेज एक दो दिन में सेटल और उसके बाद परफेक्टली फाइन Hmm. एक टाइम ऐसा आया जब उसको मतलब लगा दिस वाज अगेन वही 2015 वाली जब मैं बात कर रहा हूँ जब हमें पहली दफा पता लगा आई वाज ऑन अ टूर तो शी कॉल्ड मी एंड शी सेड दैट शी वाज इन अ बैड शेप बिकॉज़ द पेन वाज एक्सटेंसिव बहुत ज्यादा पेन थी उसको Hmm. सो स्टिल वी टुक इट लाइटली हमने कहा कि चलो शायद हो सकता है कि आप थोड़ा एक खराब वाला बाउट आ गया है पेन का then because I was on tour so some of my cousins and her colleagues they still took her for the ultrasound and the sonography the next day Hmm. और तब पता लगा कि पेट में एक सिस्ट क्रिएट हो गई है जो करीबन काफी बड़ी थी Okay. so that was the first time we came to know about a cyst it was just a cyst at that time. Hmm. So I was not, medically very confident about Shimla because Shimla being a very small place, though it is the capital of Himachal Pradesh, लेकिन वो medically I am not very satisfied for that place. मैं दिल्ली में था मैंने उसको कहा तू दिल्ली आ जा and her parents and she belonged to Ahmedabad, गुजरात. So I called her to Delhi सीधा हम यहाँ अहमदाबाद आ गए we didn't waste any time 2-3 दिन में हम यहाँ आ गए सब कुछ फिर उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तब हमें पता लगा कि ये cyst जो है this is a malignant cyst. सो वी वेंट अहेड कि भाई अब पता तो लग गया है कि कैंसर है अब इसमें हम वी कांट रिवर्स एंड वी कांट रिवाइंड बैक दो आई थिंक मोस्ट ऑफ अस जितने भी यहाँ अभी जो लोग ये सुनेंगे या देख रहे होंगे वो यही सोचेंगे कि ये पल कभी जिंदगी में दोबारा ना आए और हम सब इससे 10 मिनट पहले चले जाएं या 10 दिन पहले चले जाएं और ये सब कुछ एक रिवाइंड होके वॉश आउट हो जाए हमारी लाइफ से Yes. लेकिन अब एक्सेप्ट तो करना ही पड़ता है व्हेन यू हियर दिस वर्ड कि भाई कैंसर है तो पहली दफा तो
कैंसर ऑलवेज शोज अ वेरी ड्रेडेड डिजाइन, जो जो Hmm. देखते हैं सब भी, वो भी एक बड़ा ड्रेडेड सा डिजाइन है, और एक माइंड में भी सबके एक इतना बड़ा एक फोबिया है कैंसर का, कि भी कैंसर एक ऐसी चीज है कि अब काउंटडाउन शुरू हो गया है, जिसे पता Hmm. लग गया है. Hmm. So, but we fought. The first journey was like we had a surgery. We had, and after the surgery, the doctor was very confident, and he said that you just need to go with one round of chemo, a regular chemo for 6 months, and she should be fine. तो जैसे डॉक्टर ने कहा वैसे ही हुआ. सर्जरी Hmm. वाज परफेक्ट. एंड लेकिन ये है कि उस टाइम तक सर्जरी के बाद पेशेंट को नहीं पता था कि कैंसर है, बिकॉज द कट्स वर सो डीप, द वुंड वाज सो डीप, कि वी डिडंट वांट टू ब्रेक डाउन बिफोर द वुंड हैड हील्ड. Okay. So the Hmm. doctor was so considerate, kind and helpful that he said कि ये न्यूज़ मैं ही उसको ब्रेक करूंगा, आप लोग कोई उसको कुछ मत, Hmm. बिल्कुल हील हो जाएंगे, सर्जरी बिल्कुल परफेक्ट, हम डिक्लेयर कर देंगे कि नाउ इट इज परफेक्ट. उस दिन मैं खुद इसको कैबिन में आपके सामने बताऊंगा. Hmm. So like we all came to know we had to hide in front of her, हमको उसे छुपाना पड़ा कि भाई हम बताए, और हमें उसके सामने किस तरह से एक्ट करना पड़ा, जैसे शी इज फाइन, शी इज जस्ट परफेक्ट. Hmm. तो उसके बाद फिर डॉक्टर ने बताया. ऑफ कोर्स एक बहुत इमोशनल ब्रेकडाउन होता है जब किसी को पता लगता है कि उसे कैंसर हुआ है. Hmm. तो वी वर देयर टू सपोर्ट हर 100%, बिकॉज वी केम टू नो दिस बिफोर 10 डेज 15 डेज. तो हम तो ऑलरेडी वो दौर से निकल चुके थे. Yeah. हम लोग ऑलरेडी 10-15 दिन वो चीजें सोच सोच के हम उससे आगे निकल चुके थे, और वो अब उस पर एंटर कर रही थी, Yeah. कैंसर So के even फेज you में. got to know after the surgery that it's cancer? No, I came to know before the surgery only, as the investigations were going on. Okay. Yeah. हाँ, इन्वेस्टिगेशंस के दौरान मुझे और मतलब मेरे फैमिली मेंबर्स को, मतलब उसके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, जो मेरे Hmm. कजिन्स थे, दोज हु वर विद इन माय जर्नी, जो मेरे साथ थे वहां पर, Hmm. हमें सबको पता था कि भाई इवन ड्यूरिंग द सर्जरी वी ऑल वर सिटिंग आउटसाइड, 10-15 लोग थे, हमें सबको पता था, इंक्लूडिंग माय Okay. डॉटर्स. आई हैव गॉट 2 daughters, so Hmm. including them, we all knew that he's got cancer, Hmm. and सिर्फ उसको नहीं पता था ये बात का. तो फिर हमने सबने सपोर्ट किया पूरा उसका, जब उसे पता लगा. वी वर ऑल देयर टू, अगर हमें सबको एक साथ पता लगता तो हम सब बैकग्राउंड, वी ऑल वुड हैव क्रैश्ड टुगेदर. Yeah. सो आई थिंक दैट वाज समथिंग गुड. तो डॉक्टर का एक बहुत वाइज डिसीजन था कि उसने हमें लूप में नहीं रखा, उसने हमें तो क्लियरली बता दिया. उसने फिर ये भी बताया कि आप लोग अपने आप को प्रिपेयर करो, फिर उसके बाद मैं पेशेंट को प्रिपेयर करूंगा. एंड Hmm. आई थिंक ऐसा ही होना चाहिए. दिस शुड बी द प्रोटोकॉल. द फैमिली शुड बी प्रिपेयर्ड, बिकॉज द फैमिली की बैटल जो है वो उतनी ही स्ट्रांग होती है जितनी पेशेंट की होती है. Hmm. तो इसलिए हम लोग सब तैयार हो गए फिर, और उसके फिर हमने कीमोस का राउंड शुरू किया. दो उसका पेट स्कैन नॉर्मल था बिल्कुल, लेकिन जो सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा कि पेट स्कैन के बाद चाहे वो नॉर्मल हो, लेकिन हमें एक दफा एक कीमो का सेफ्टी राउंड करा देना चाहिए, बिकॉज दैट टाइम वर एज वाज जस्ट अबाउट 45. सो ही सेड कि यू हैव अ लॉन्ग टाइम टू गो, तो एक आप करा दीजिए इसे. And we took a second opinion, third opinion. All the three doctors said the same thing. So we thought, yes, we should go for a chemo. And chemo नाम सुन के, chemo is also as dreaded as cancer. वो एक word ऐसा है. Because see, I don't know males को, लेकिन females के लिए एक बहुत ज्यादा change आ जाता है, because the hair loss, because of the skin getting little bit deteriorated and everything. So, and I think for a lady, her hair is one of the one of the biggest assets. Hmm. तो एक लेडी को अपना हेयर लॉस करना, वो सब कुछ करना, आई थिंक वो बहुत ट्रॉमेटिक एक एक्सपीरियंस है. Hmm. बट वी वर विद हर थ्रू आउट, लाइक वी ऑल सेड कि भाई देखो हम तेरे साथ हैं, तो कोई वी ऑल लव यू, वेदर यू आर विद हेयर और विदाउट हेयर और व्हाटएवर, वी आर विद यू. Hmm. So then she also got the strength to fight it, and she had a very good willpower. The willpower of the patient is very important with this. Yes. एक स्माइलिंग फेस पेशेंट का भी होना चाहिए, और एक स्माइलिंग फेस केयर गिवर का भी होना चाहिए. Hmm. डॉक्टर विल ऑफ कोर्स डू हिज बेस्ट एंड द मेडिसिन विल डू देयर बेस्ट, लेकिन ये दोनों चीजों का होना भी साथ साथ बहुत जरूरी है. Hmm. सो फिर ये सब कुछ हुआ. शी गॉट परफेक्टली फाइन, एंड देन दिस ऑल स्टार्टेड इन अक्टूबर 2015. Hmm. The chemos went on till March 2016. Hmm. She was fine, perfectly fine, ready to travel and go back to Shimla. So, I stayed all those 6 months in Ahmedabad with her. I left everything. I said, see, most important is, for a husband or anyone in the family, to stay with them during this period. You can't leave them and go at any time. So I stayed with her constantly.
And then March we went back to Shimla. Shimla पहुंच के वो अपने घर आ गई. She was happy. And as I told you earlier, she was a teacher. So she just took some rest for about 2 months. वो भी rest उसके लिए required नहीं था, लेकिन मैंने जबरदस्ती उसको कहा कि 2 महीने rest कर ले. Don't take that stress of teaching again. Though she was back to normal duties and at home also, and for a walk and for a yoga and everything, she was perfect at that time. फिर 2 महीने बाद उसने स्कूल भी दोबारा से अपना रिज्वाइन कर लिया. लाइफ वेंट गुड. वी वेंट फॉर हॉलीडेज सब कुछ हुआ. बीच में रेगुलर टेस्ट कराते रहे हम, सब कुछ ठीक चलता रहा. बट एज यू नो, कैंसर एक ऐसी डिजीज है दैट कैंसर क्या कोई भी, सर्दी जुकाम भी एक ऐसी चीज है कि अगर मुझे आज सर्दी जुकाम हो गया तो 10 दिन बाद दोबारा से हो सकता है, 1 महीने बाद दोबारा से हो सकता है. तो कैंसर का भी ऐसे ही है. सो देन suddenly in 2017, again the same period, it was in September. एक नॉर्मल जब हम रूटीन टेस्ट के लिए हम चंडीगढ़ जाते थे. शिमला से नजदीक में चंडीगढ़ एक अच्छा प्लेस है. इट्स अ गुड डेस्टिनेशन फॉर मेडिकल सेटअप. तो वहां जब हम गए तो मुझे अभी भी याद है, रक्षाबंधन का दिन था. मेरी सिस्टर एक है, वो चंडीगढ़ रहती है. शी इज मैरिड इन चंडीगढ़. वी वर एट अ प्लेस. तब रिपोर्ट्स थोड़ी सी गड़बड़ाई वापस से. एंड इट वाज नॉट वेरी अलार्मिंग, बट लाइक गड़बड़ा गई रिपोर्ट्स. So then we thought, okay, wait, now we need to go again for all those routine checkups and everything, and the only place is again back to Ahmedabad, jam pehle kara ke hai. Because see, we should not be changing doctors. That is what I would advise to all the cancer patients. See, we should trust our doctors. Number one, uh, we should never be changing our doctors. हाँ, second opinion, third opinion लेना बहुत जरूरी है. लेकिन अपने डॉक्टर पे blindly should trust, because कोई भी डॉक्टर नहीं चाहेगा कि उसके पेशेंट का खराब हो. Yes. So then we came back to the same doctors and everything. They planned for surgeries, but we were taking time in the sense because my wife, this time she was reluctant for allopathy treatment because she had gone through all that, the surgery and the Yeah. chemo. So this time she was reluctant. वो कह रही थी कि नहीं, मैं और कुछ try करना चाहती हूँ, मैं और कुछ anything, it could be spiritual, it could be naturopathy, it could be many things. तो 1-1.5 महीना अहमदाबाद में ही रह के अलॉन्ग विद द रिपोर्ट्स वो सब हम करते गए. लेकिन उससे वेरी फ्रैंकली ज्यादा फर्क नहीं पड़ा बिकॉज द कैंसर हैड शोन इट्स इफेक्ट्स. तो रिपोर्ट्स थोड़ी थोड़ी खराब होती गई. देन आई पुट माय फुट डाउन. आई सेड कि लुक नाउ हमें अब जाना ही पड़ेगा सर्जरी और इसके लिए, बिकॉज वी कांट जस्ट लीव यू लाइक दिस. सो वी हैव टू अगेन गो फॉर ऑल दिस. इट वाज डिफिकल्ट. उसको मनाना बहुत मुश्किल था, लेकिन एंड में मैं जीत गया, वो हार गई, मान गई वो. And then we had to go for one more surgery. First we went for a small surgery in Mumbai. It was a test which was to be done just to check whether it is really cancer or not. तो एक sample एक और निकालना था. So then we went to Mumbai Saifi Hospital. वहाँ पर हमने वो करवाया. And the doctor had the same opinion. Yes, we have to go for a surgery. We planned for a HIPEC surgery. I think most of you, the people out here, would be knowing what is a HIPEC surgery. HIPEC में एक वो कट मार के, wherever the cancer is, they flush chemo in that only. It goes for a cycle, then it is drained out and again back. So the planning for HIPEC surgery was done perfectly fine. कि भाई यही होगा और ये successful होगा इसके लिए. So then when we came back from Bombay to Ahmedabad, and Bombay में भी हमें HIPEC surgery ही suggest करी गई थी, लेकिन Bombay में we didn't have the manpower to help us. We didn't have many relatives and the distances are a lot in Mumbai. So then we came back to Ahmedabad again after a week. और यहाँ पर फिर हमने HIPEC surgery का सब setup कर दिया, सब कुछ हो गया. The surgery started, but unfortunately उस surgery में हुआ ये कि जब उन्होंने खोला उसका abdominal section, तो the spread was quite a lot. Okay. So now because of the spread being a lot, they had to take an instant decision of not to do a HIPEC surgery, because the HIPEC would have been more disastrous to her than regular surgery. So then they started scrapping, everywhere, wherever they could find cancer, the same attachments. So was scrapping, and the surgery was long. It was for about 12.5 hours to 13-hour surgery. Hats off to the doctors. They were a couple, and they worked very hard on her. It was a great job by them, I think. So again, ये सब हुआ, खत्म हुआ. फिर वो ICU में थी. 2 दिन ICU से फिर बाहर आई. Her recovery was, excellent. Excellent means I didn't expect that recovery to be so good. I expected that, when she would come back home, she'll take a lot of time.
लेकिन she recovered very well back to for chemos. अब नॉर्मली क्या होता है कि अब जैसे मैंने बताया कि मेरी वाइफ ने कोई मेडिकेशंस नहीं ली थी टिल द एज ऑफ 45, तो उसको एक इंजेक्शन से भी इतना डर लगता था कि वो इंजेक्शन देके भी दूर भागती थी। तो ऐसे पेशेंट के साथ इतनी बड़ी सर्जरी कराना और फिर कीमोज में ले जाना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। सो देन दिस टाइम द डॉक्टर सजेस्टेड अस दैट वी पुट अ पोर्ट ओवर हियर ऑन द चेस्ट, जो नॉर्मली ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स को और उनको भी लगता है। So he suggested that you put a port. The port will, take care of all her, troubles. She will not be in pain. She will be confident to take the needles every time for the blood test also, and even for the chemo also. So we discussed with her. She agreed for the port. फिर हमने वो port लगवाया chemo से पहले. And then we started with a round of chemos. फिर वो chemo शुरू हो गए. Again the chemo went successful, and then we had a long round of chemos. Like it went for about almost a year. तो एक साल तक वो चलता रहा एंड एक साल तक मतलब बट देन उसके बाद फेज ऐसा आ गया दैट शी वाज वेरी कंफर्टेबल, मतलब वो 2 दिन पहले खुद तैयार हो जाती थी कि हाँ मेरे को हॉस्पिटल जाना है, तो कीमो वो यूज्ड टू हो गई थी एक तरह से, वो उसका भी लाइफस्टाइल हो गया था कि हाँ भाई कीमो से आने के बाद 2 दिन खराब जाएंगे वो पता ही है, उसके बाद धीरे धीरे रिवाइवल शुरू हो जाएगा एंड यू हैव द एनर्जी फॉर द नेक्स्ट कीमो राउंड। तो ये कर करके शुरू हो गया। अब इन द मीन टाइम नाउ जस्ट अ पर्सनल व्हाट वी डिड ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये मेडिकल तो चल ही रहा था साथ साथ। अब नाउ एवरीथिंग वाज सफरिंग बैक इन शिमला बिकॉज एज आई सेड वी वर इन शिमला। सो ये साल भर का यहाँ ट्रीटमेंट, 1-1.5 साल का ट्रीटमेंट यहाँ पर मेरी डॉटर्स, माय एल्डर डॉटर वाज स्टडीइंग इन दिल्ली, शी वाज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, शी वाज इन द फाइनल ईयर, एंड माय यंगर डॉटर शी वाज गिविंग her 12th boards. So first of all, I had to go back in March with her, to make her have her board exams. The school was so considerate कि उसके prelims उन्होंने नहीं लिए और उसको carry forward कर दिया आगे because she was a good child. So ये सब कुछ करके हुआ। Sorry, she was in 10th, not 12th. 12th तो उसने फिर अहमदाबाद से किया. She was in 10th boards. So ये सब हुआ। फिर उसके बाद then I thought that it is very difficult for us to travel from Shimla to Ahmedabad again and again because the treatment will go for long. ये मुझे पता लग गया था, मुझे कैसी hint आ गई थी, not from the doctors, but I had a gut feeling कि भाई ये treatment अब लंबा चलेगा। तो लंबा चलने के लिए मेरे को इसको अहमदाबाद ही रखना पड़ेगा। अब एक बच्ची मेरी दिल्ली, एक बच्ची मेरी शिमला, वाइफ मेरी अहमदाबाद और मैं सब जगह भागता रहूं, वो पॉसिबल था नहीं। So then I thought of shifting at least these three, that is maybe 75% of the family, to Ahmedabad. So I put all three of them, क्योंकि जो बड़ी वाली बेटी थी उसका फाइनल ईयर खत्म हो गया था दिल्ली में, तो she was already looking for a job or for a masters, तो उसको मैं अहमदाबाद ले आया, वाइफ को मैं अहमदाबाद ले आया, और मेरी जो यंगर डॉटर थी उसका 10th भी खत्म हो गया, तो मैंने कहा उसको 11th-12th में अहमदाबाद नहीं करवाऊंगा, तो अगर मैं उसको शिमला करवाऊंगा फिर दोबारा से उसकी स्टडीज सफर होगी, क्योंकि मेरा आना जाना लगा रहेगा, वो अकेली वहां रहेगी। So we took this big decision which my wife did not agree, लेकिन again I had to put my foot down कि भाई अब और भी हमारे पास रास्ता है ही नहीं, because our entire focus was her, कि भाई हमने इसको ठीक रखना है, हमने इसको अच्छा रखना है, तो इसके लिए इतना बड़ा डिसीजन लिया कि पहली बात तो सबसे पहले तो उसकी जॉब ही छूट गई थी, जो 2016 तक जो टीचिंग की जॉब करी थी वो उसकी छूट गई, एंड माय वर्क वाज इन शिमला टोटली। वो काफी सफर होता है व्हेन यू आर नॉट सिटिंग एट योर प्लेस, इट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो ये सब करके फिर अहमदाबाद हमने शिफ्टिंग शुरू कर दी, प्रोसेस हमने शुरू कर दिया। financially it is very difficult to maintain a new property and to start afresh in a new city where you don't know anywhere, और अपना जो एग्जिस्टिंग काम है जो 25 साल से वो ऑलमोस्ट सफर कर रहा है, तो ये सारी चीजें करते रहे, लेकिन इट वाज एज आई सेड द फोकस वाज जस्ट माय वाइफ कि भाई इसको ठीक रखना है। तो ये सब कुछ चलता रहा। शी अगेन बिकेम फाइन, परफेक्टली फाइन, द काउंट्स बिकेम परफेक्ट, हेल्दी लाइफस्टाइल अगेन स्टार्टेड, सब कुछ ठीक हो गया। फिर उसके बाद से 2019, अच्छा, after these this chemo and all, then she made me do a promise कि मनीष अब नेक्स्ट टाइम अगर मुझे कुछ होगा, चाहे वो 10 साल बाद हो चाहे 6 महीने बाद हो, you promise me that I will not go for this allopathy and this surgery whatever. Okay. तो उसने वो प्रॉमिस मेरे से दिया, एंड I had to promise her because I had seen her suffering for 3.5 years, कि भाई कितना मुश्किल होता है। मैं तो ठीक है सिर्फ बैठ के उसके हाथ पैर दबा रहा हूँ, या मैं उसके लिए
कुछ खाने के लिए ला रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, लेकिन जो पेन है वो तो नेचुरली पेशेंट ही सफर कर रहा है। Yeah. हम तो सिर्फ देख के उसका दर्द बांट सकते हैं, लेकिन बांट तो सकते ही नहीं है क्योंकि वो पेशेंट ही अपना दर्द सहन कर रहा है। Hmm. So we can't share the pain what the patient is going through, Yes. and the patient starts feeling guilty after some time. That's a very एक एक उसको मेंटल डिप्रेशन जैसा ये हो जाता है पेशेंट को, किसी भी पेशेंट को, कि मैं Hmm. अब डिपेंडेंट हो गया हूँ अपने घर वालों के ऊपर, या डिपेंडेंट हो गई हूँ अपने घर वालों के ऊपर, और सब मेरे आगे पीछे ही भाग Right. रहे हैं, एंड मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ या मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। दैट दैट काइंड ऑफ Yes. अ फीलिंग स्टार्ट्स विद एवरी पेशेंट, चाहे आप 24 घंटे सेवा कर लो, लेकिन वो पेशेंट के अंदर Yes. तो एक फीलिंग आ ही जाती है, नेचुरल ह्यूमन नेचर है वो। Hmm. तो उसने फिर मेरे से एक प्रॉमिस ले लिया था, तो आई सेड ओके, आई प्रॉमिस दिस टाइम दैट व्हाटएवर हैपेंस वी डोंट डू, बट देन वी गो फॉर नेचुरोपैथी, Hmm. लेट्स नॉट जस्ट सिट एट होम एंड जस्ट कंटिन्यू फॉर द कैंसर टू अटैक अस बैक। Hmm. तो हमने सब कुछ ट्राई किया, मतलब अंडर द अर्थ, जिसने जो भी बोला, यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, हम सब जगह गए। Hmm. अ, उसमें लेकिन सिर्फ ये है कि हमारी गलती, मतलब मेरी वाइफ की गलती और मेरी गलती ये रही कि बिकॉज एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन, सब कुछ ठीक चल रहा था, तो किसी भी ट्रीटमेंट के ऊपर स्टिक नहीं किया हमने। Okay. मतलब हमने जैसे अगर एक होम्योपैथ डॉक्टर कोई लीडिंग है उसके पास गए तो उसकी सिर्फ 6 महीने दवाइयाँ ली या 4 महीने दवाइयाँ ली। Hmm. फिर वाइफ ने बोला कि अब छोड़ो इसको, फिर उसको छोड़ दिया। फिर आयुर्वेदिक कहीं गए तो फिर आयुर्वेदिक शुरू करी, फिर उसको ट्राई किया 4-6 महीने, फिर उसको करके छोड़ दिया। Hmm. फिर एक डाइट प्लान के ऊपर आ गए, डाइट प्लान शुरू किया काफी टाइम तक। लॉट ऑफ थिंग्स वी डिड। सो Yeah. जब तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब तक हम परेशान नहीं होते हैं। Hmm. फिर एक दफा, ये भी 2019 नवंबर में, उसको पेट में उसको एक लंप जैसा फील हुआ, अगेन इन द स्टमक एरिया, एब्डोमेन एरिया। तो उसने मुझे फिर एक दिन बताया कि मनीष ये देखो, एंड यू कुड फील इट, ये लंप एक क्रिएट हो गया Hmm. है दोबारा से। सो अब लंप क्रिएट हो गया तो अब एब्डोमेन एरिया में लंप आना मतलब अंडरस्टूड है। हम इसमें अपने आप को बेवकूफ तो बना नहीं सकते थे कि भाई ये क्या हुआ है, ये गैस है या ये कोई ऐसी लंप है। हम समझ गए कि Yes. ये अगेन इट इज द सेम थिंग विच हैज स्टार्टेड एंड दिस टाइम इट इज कमिंग इन अ बैड वे, द लंप कैन बी फील नाउ, जो पहले कभी Hmm. फील नहीं होता था। Hmm. तो इस बार वो आ गया है। तो देन आई डिस्कस विद माय वाइफ कि अब क्या करना है। शी सेड मनीष नहीं, यू रिमेंबर योर प्रॉमिस, दिस टाइम वी आर नॉट गोइंग फॉर ट्रीटमेंट। Hmm. तो मैं फिर भी मनाने की कोशिश करता रहा, बट दिस टाइम नॉट विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग दिस आई डिडंट पुट माय फुट डाउन, बिकॉज़ Hmm. इवन आई डिडंट वांट हर टू सफर ऑल दैट जर्नी अगेन एंड अगेन, क्योंकि Hmm. उसका उसका मुझे कहना यही था कि मनीष, डेस्टिनी इज देयर, भगवान ने जितने दिन जिसके लिखे हैं उतने ही लिखे हैं। 100 Hmm. साल अगर उसकी उम्र लिखी है तो 100 साल जिएगी वो, चाहे जो मर्जी, जैसे मर्जी हम ट्रीटमेंट दें या ना दें। और अगर सिर्फ 6 दिन लिखी है तो हम चाहे अमेरिका जाके ट्रीटमेंट करा ले, चाहे कहीं भी करा ले, अगर 6 दिन लिखी है तो 6 ही दिन है। सो Yeah. दिस वाज़ द थिंग थ्रू व्हिच आई कुड नॉट आर्ग्यू मच। मुझे लगा कि हाँ, मतलब नाउ व्हाट शी इज सेइंग इज फाइन, कि लेट अस लीव इट ऑन डेस्टिनी। हमने तो अपनी कोशिश पूरी कर ली, सब कुछ कर लिया, साढ़े 3-4 साल। अब हमें थोड़ा-सा हाथ अपने खड़े कर देने चाहिए और सिर्फ भगवान के भरोसे ही चलना चाहिए। Hmm. सो नवंबर से ये सब शुरू हुआ। वी डिडंट टेल एनीवन इन द हाउस, बिकॉज़ अगर हम घर में सबको बोलते तो सब टेंस्ड हो जाते वापस से। Yes. तो ये बात सिर्फ हस्बैंड वाइफ के बीच में ही रही। बच्चों को भी हमने 1 डेढ़ 2 महीने बाद ही बताया, उससे पहले नहीं Hmm. बताया। Hmm. एंड वी हैड आवर सिल्वर जुबली, मैरिज सिल्वर जुबली ऑन द December 2019. Hmm. So we want to celebrate that. We wanted to celebrate that पूरे धूमधाम से, because Hmm. तब मुझे भी एक ऐसी फीलिंग आ गई थी कि maybe uh, this could be one of the few functions which he will attend. Hmm. So I wanted that we celebrated in a big way, in a big glass. So we did everything for that. मतलब कि दोबारा से एक शादी की तरह ही हमने उसको पूरा रिक्रिएट किया। Hmm. We had that celebration. It was wonderful for all of us. All our relatives were here, क्योंकि वो luckily वो लॉकडाउन पीरियड नहीं था. That was 12th of December. Yeah. तो 2019 में तो कुछ ऐसा हुआ नहीं था। Hmm. सब कुछ हुआ, चलता रहा। धीरे धीरे फिर उसकी हेल्थ डिटोरेट होती रही, फ्रॉम यू कैन से February onwards। धीरे धीरे हेल्थ थोड़ी सी डिटोरेट इन द सेंस, कैंसर में सबसे पहले एक चीज आई थिंक जो एक पेशेंट को हिट करती है वो वेट लॉस है। अगर कैंसर में वेट लॉस शुरू हो जाता है तो पेशेंट की जो फाइट करने की जो अंदर से स्ट्रेंथ है ना वो कम होती जाती है, चाहे वो मेंटली जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग हो।
लेकिन वो अगर बॉडी उसकी गिव अप कर जाती है तो बहुत फर्क पड़ जाता है इसमें। सो धीरे धीरे उसका वेट लॉस शुरू हो गया, उसके बाद ये लॉकडाउन शुरू हो गया फॉर द मंथ ऑफ मार्च। एंड फिर क्या होता है नाउ, शी माय वाइफ एज आई टोल्ड यू, शी वाज अ वेरी गुड होम मेकर। तो उसको घर में एवरीथिंग परफेक्ट, डिसिप्लिन, साफ सफाई, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट था उसके लिए। लॉकडाउन में सर्वेंट्स आने बंद हो गए, सर्वेंट्स आने बंद हो गए, काम का स्ट्रेस सबके ऊपर बढ़ गया। मतलब दो वी वर आल्सो हेल्पिंग हर, बट शी वांटेड एवरीथिंग टू बी परफेक्ट, तो वो ज्यादा काम करने लगी। ज्यादा काम करने लगी तो अंडरस्टूड है, हेल्थ थोड़ी उसके ऊपर इफेक्ट आएगा ही आएगा। एंड आई थिंक लॉकडाउन पीरियड सबके लिए डिप्रेसिंग था, नॉट जस्ट फॉर पेशेंट्स, आई बिलीव फॉर एवरीवन, इवन फॉर यू एंड मी इट वाज अ वेरी डिप्रेसिंग पीरियड। जो बीच का जो फेज था स्पेशली, वो सबके लिए बहुत डिप्रेसिंग था। तो आई थिंक एक पेशेंट के लिए तो ज्यादा ओवर डिप्रेसिंग हो जाता है ये सब। एंड दो मुझे ये कहना नहीं चाहिए ओपनली इन public, but that time there were 2 3 things which affected her, and that was death of two actors, the famous actors Irfan Khan and Rishi Kapoor, during this period. Now this was all during the lockdown period. Yeah. So my wife told me one thing at that time, look Manish, Rishi Kapoor and Irfan Khan had the best of treatments, had the best of everything. They went to US, and one went to UK, one went to US, and they did the best for themselves, but they could not survive. They could not fight it out. So leave me also, मेरे हाल पे छोड़ दो। अगर मैं निकल जाऊंगी तो मैं निकल जाऊंगी, नहीं निकलूंगी तो आप जो मर्जी कर लोगे मेरे साथ। अगर मेरे को नहीं बचना है तो मैं नहीं बचूंगी। लेकिन वो अंदर से तो हमारे होता ही है ना कि नहीं भाई, हमने तो फाइट करनी है। सो व्हाट देन आई सेड ओके, लेट अस डू वन थिंग, एटलीस्ट इफ यू डोंट गो टू द हॉस्पिटल, हम घर पे एक नॉर्मल पैलिएटिव ट्रीटमेंट का एक शुरू कर देते हैं। एक नर्स आएगी, एक वो आएगी, कभी तेरे को ड्रिप्स अगर चढ़ानी है तो ड्रिप्स चढ़ा देंगे, थोड़ा एनर्जी, छोटे मोटे इंजेक्शन, एंटीबायोटिक के, ये वो, लेट अस स्टार्ट विद दैट एटलीस्ट। वो उस चीज के लिए मान गई। तो घर पे फिर हमने एक छोटा सा सेटअप बना दिया, एंड started with the doctor visiting us, and the nurse visiting us for some time, and helping her out with the things. So ये सब चलता रहा 2 3 महीने। फिर उसके बाद उसको लगा कि अब ये भी बंद कर देना चाहिए, they should also not, because it is painful. हर बार वीगो 4 5 दिन चलती है वीगो, फिर उसके बाद चेंज होती है, फिर सब कुछ ये होता है। और ये सारा ट्रीटमेंट देखो, एक कैंसर एक ऐसा चीज है ना कि इसमें ये ड्रिप्स और ये एंटीबायोटिक्स और ये सब का असर कुछ ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। ये वो बात हो जाती है कि जैसे अगर किसी को निमोनिया हो गया है और हम उसको एक सर्दी जुकाम की दवाई दे रहे हैं, तो उसका क्या असर होगा? उसका कोई असर नहीं होगा, और होगा भी तो 1 2 घंटे के लिए होगा। So that was the same thing with the drips and with the antibiotics जो हम उसको दे रहे थे। तो ये थोड़े टाइम तक ये असर करता था, 2 4 दिन, फिर उसके बाद सिचुएशन वही हो जाती थी, indigestion, lot of stomach bloating, pain and all that. देन उसके माइंड में फिर एक चीज चलने लगी, 2 मेरी डॉटर्स, कि इन दोनों की अब शादी होने वाली है। पहली बात तो सेटल होना है, सेटल होने के बाद इनकी शादियां करनी है। अब एक लेडी के लिए एट दिस एज, एट द एज ऑफ 45 50, उसको आगे सिर्फ अपने बच्चे ही दिखते हैं कि जिनकी शादियां करनी है। एंड शी हैड इट इन हर माइंड कि भाई अब उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। तो देन शी स्टार्टेड ऑल द प्लानिंग, she used to call my daughters every day. She used to tell what all jewelry she has, what all assets she has. Then she used to gain the ladies in the family, that was her sister, my sister, उनको बुला बुला के उनको लिस्ट बनाती थी, इसको ये देना है, इसको ये देना है, उसको वो देना है। So beautifully everything was planned. Like जुलाई में उसने, my sister from Chandigarh was called and her sister from Mumbai was called. बैठ के उनके साथ पूरी लिस्टिंग परफेक्टली, with pen and paper. ये चीज इसको जाएगी, ये चीज इसको जाएगी, इसका ऐसा होगा, इसका ऐसा होगा, कन्यादान इसका कौन करेगा, इसका कन्यादान कौन करेगा, दैट वे। तो दैट टाइम वी ऑल शुड टेल हर कि ये सब क्यों अभी बोल रही है, यू गेट फाइन, विल बी परफेक्ट, डोंट थिंक अबाउट ऑल दिस। बट आई थिंक इन द बैक ऑफ द माइंड शी न्यू कि भाई अब टाइम खराब शुरू हो रहा है, एंड फेज खराब होता रहेगा। Still we were fighting, हम तो इसके साथ खड़े ही थे पूरे टाइम, with a smiling face and enjoying with her and everything, because we wanted her to be comfortable. जितनी भी जर्नी उसकी थी बाकी की, वो उसकी कंफर्टेबल रहनी चाहिए। उसको जरा भी ये नहीं लगना चाहिए कि ये सेवा जितनी भी मेरी हो रही है, ये जबरदस्ती हो रही है। And I think everyone on, whoever is listening to this, I think this is very important.
हम चाहे जितना मर्जी पेशेंट से चिढ़ जाएं, हम चाहे पेशेंट से जितना मर्जी हमें गुस्सा आ जाए, वो उसके सामने कभी भी नहीं निकलना चाहिए। आपस में हम निकाल लें रूम से बाहर जाके, दैट इज गुड इनफ। लेकिन पेशेंट के सामने कोई भी आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़ा उससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। यू शुड ट्रीट देम लाइक बेबीज, जैसे बच्चे होते हैं, यू शुड ट्रीट देम लाइक। दो करना मुश्किल होता है लेकिन करना पड़ता है, आई थिंक, एंड दिस इज हेल्दी फॉर देम आल्सो एंड फॉर अस आल्सो, दोनों के लिए अच्छा है। सो ये सब चलता रहा। फिर उसके बाद बिफोर अबाउट लाइक शी passed away on 22nd September 2020, लेट नाइट। लेट नाइट मतलब करीब 11:15 के आसपास। तो उससे 4-5 दिन पहले उसने मुझे दोबारा बोला कि मनीष, एक तो ये जो नर्स आ रही है सिर्फ 3-4 दिन के लिए आएगी, इसको इससे ज्यादा आने के लिए बोलना मत। एंड आई वाज मेकिंग अ पेमेंट टू समबडी तो फॉर हर मेडिकल ओनली, तो शी सेड कि मनीष, दिस इज द लास्ट पेमेंट यू आर मेकिंग, इसके बाद आप मेरी अब पेमेंट कोई करोगे नहीं। तो एक बैक ऑफ द माइंड चल रहा था उसके, शी न्यू। जैसे हम हर बार बोलते हैं ना कि भाई हर इंसान को पता होता है कि भाई उसका टाइम आ गया है। Yes. तो लेकिन हमने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। देखो, एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट, एंड स्पेशली अ लव्ड वन इन द फैमिली। So, and why I'm saying loved one, I used to love her more. Every husband loves his wife, of course, but we had a love marriage, and in our love marriage, we started seeing each other when I was in class 8th and she was in class 7th. Oh. So, like we were together for about 25 years. तो हमारी marriage को हुआ है, लेकिन otherwise unofficially 37 years, we were together. Yeah. So, I tell God, अब बैठ के कभी कभी अकेले के, मतलब आपने वो जो मेरे को 10-15 साल पहले दे दिए थे, वो आपने अभी काट लिए। Otherwise this should have happened at the age of 60 or 65. That is when people start planning after retirement कि भी मैंने ऐसा करना है, मैंने वैसा करना है, और मैंने वो आज शुरू कर दिया, या मेरी वाइफ भी अभी शुरू कर दिया था, that was at the age of 49-50. तो वो जो 10-12 साल जो गॉड ने उस टाइम हमें वो ग्रेस दे दिया था, वो अब उन्होंने हमसे छीन लिया। बट वी हैड अ वंडरफुल टाइम टुगेदर, एंड वही लास्ट के 4 दिन जो थे उसमें भी, मतलब शी वाज मेंटली सो अलर्ट। लाइक शी पास्ड अवे ऑन ट्यूसडे, और मंडे रात को भी उसने बच्चों के साथ बैठ के पूरे घर का मेन्यू बनाया। सी, ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑल माय रिलेटिव्स यूज्ड टू कम टू माय हाउस। मतलब 10-15 लोग घर में होते थे, चाहे लंच पे चाहे डिनर में, बिकॉज एवरीबडी न्यू के अब इसकी सिर्फ सेवा करने का टाइम आ गया है और कुछ टाइम अब बचा नहीं है। तो इसके पेरेंट्स, मेरे कई रिलेटिव्स लोग होते थे, सो एवरीबडी यूज्ड टू हैव मील्स एट होम। So we still made her have that power to decide, that whatever is going to be had, whatever is going to be eaten, it is going to be eaten by you. So मतलब you'll decide हम लोग क्या खाएंगे, कौन नहीं खाएगा। सुबह अगर घर में कुक आता है तो वो क्या बनाएगा, मीट सब्जियां मंगवानी है तो क्या मंगवानी है, so that she's still in control and she gets that feeling, कि हाँ मैं अभी भी बॉस हूँ घर की। Yeah. सो मंडे इवनिंग तक उसने, ट्यूसडे रात तक का मेन्यू उसने सारा बनवा दिया था कि भाई सब लोग ब्रेकफास्ट में ये खाएंगे, लंच पे ये खाएंगे, डिनर में ये खाएंगे। एंड देन आफ्टर ट्यूसडे आफ्टरनून थोड़ा थोड़ा our health started deteriorating, and then we started getting prepared कि मतलब अगर है भी तो अब 1-2 दिन है हमारे पास। And then slowly, health started going down, and by late evening she was about 10:45 p.m. she passed away. So after her passing away also, though we all knew कि भाई, मतलब we were prepared in the last 6 months कि भाई ऐसा कुछ होने वाला तो है, लेकिन जब होता है तो उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है। टुडे इट इज लेस देन अ मंथ, लाइक अभी 22 तारीख को भी पूरा 1 महीना होगा, बट वी ऑल स्टिल हैव दैट फीलिंग कि अभी वो डोरबेल बजेगी, शी जस्ट गो फॉर हॉलिडे, शी विल कम बैक, और या फिर बेड से आवाज लगाएगी कि भाई कोई मेरे को उठाने आओ या मेरे को पकड़ने आओ। सो दैट इज देयर, वो गैप कभी खत्म नहीं होगा, एंड आई थिंक इट विल रिमेन टिल द एंड ऑफ वी आर लिविंग, चाहे मैं हूँ चाहे मेरे बच्चे हैं। वो जो गैप किसी भी फैमिली मेंबर का होता है वो कभी भी खत्म नहीं होता है। Now the only thing is, regarding cancer, I think we should, treat cancer just like a normal बीमारी। इसको हमें एक तो पहली बात तो एक हवा नहीं बनाना चाहिए। किसी से छुपाने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। मतलब मेरी वाइफ ने शुरू में सोचा भी था किसी से छुपाने को, तो मैंने उसको बोला छुपाना क्यों है हमने, why should we hide this fact कि भाई हाँ हमें ठीक है, you have cancer, and कैंसर एक ऐसी चीज है जिसको हमें, अगर हम उसको छुपाएंगे तो हम और स्ट्रेस लेंगे। Yeah.
विल बी मोर स्ट्रेस। और अभी भी कैंसर हमारे इंडिया में एक टैबू है। करेक्ट। आई थिंक जैसे 25 साल पहले टीबी था, 25-30 साल पहले टीबी था, और भी कई चीजें थी, विच वाज एड्स था। तो ये सब चीजें मतलब एक टैबू थी, तो कैंसर आज की डेट में भी एक टैबू है। मतलब एवरीबडी फियर्स गोइंग टू द कैंसर हॉस्पिटल एंड गेटिंग सीन बाय समबडी, और गेटिंग ऑब्जर्व्ड बाय समबडी, कि अरे उसने मेरे को कैंसर हॉस्पिटल से बाहर आते हुए देख लिया या जाते हुए देख लिया। सो आई थिंक ये एक तो सबसे पहले हमें एक चेंज करना चाहिए कि लेट अस टेक इट एज अ नॉर्मल डिजीज, क्योंकि देखो कोई चाह के तो कैंसर लेता नहीं है। And as per my study and as per my the doctor's information again which I'm repeating, कि कैंसर क्यों होता है, ये सबसे पहला सवाल हर एक को होता है, जिसको होता है, और उसकी फैमिली को भी ये होता है कि व्हाई आस। यस। लेकिन उसका भी जवाब किसी के पास नहीं है। nobody has the answer for this. See, people will give you 100 reasons for cancer, कि भाई ये इस वजह से हुआ होगा या ये इस वजह से हुआ होगा, लेकिन उसमें से अगर आप टिक करने बैठोगे ना, तो वो 90% चीजें तो हर एक आदमी के साथ हो रहा होगा, हर इंसान उस फेज के अंदर होगा, तो सबको तो नहीं है कैंसर। यस। लेकिन फ्यू पीपल ड्यू टू वट एवर रीजन, के भाई इम्यून सिस्टम खराब हो गया, या कोई मेटाबॉलिज्म सिस्टम चेंज हो गया, या जेनेटिकली आया, या जैसा मर्जी हुआ, मतलब द ओनली थिंग इज वी शुड जस्ट एक्सेप्ट इट, वी शुड नॉट गो बैक कि ये क्यों हुआ, अब हो गया तो हो गया। We should just keep on fighting with this instead of blaming कि भाई कैंसर क्यों हुआ है। So I think ये चीजें हैं, I think naturopathy में भी कॉन्फिडेंस उतना ही होना चाहिए जितना एलोपैथी में होना चाहिए, क्योंकि आज तक एलोपैथी में भी अभी तक 100% इसका कोई नहीं आया है। That is what I believe. Nobody can be 100% pure. No doctor gives. I went to the best doctors in India, Mumbai, Ahmedabad, सब जगह. Luckily, at least the doctors which I met, they were telling me a very clear thing. They never told me a story. They told me on my face that Mr. Giri, अब इतना टाइम है, अब इतना टाइम है, 1.5 साल, 2 साल, और एक टाइम पे डॉक्टर ने मुझे ये भी बोल दिया था लास्ट जब कीमोज हो रही थी, कि वी आर जस्ट बाइंग टाइम। सो ही वाज वेरी क्लियर टू मी। सो ये एक आई थिंक एक अच्छी चीज है, एक डॉक्टर को एक पेशेंट के साथ एक ऐसा ही रोल प्ले करना चाहिए कैंसर के अंदर। और पेशेंट को कभी भी, जैसे मैंने अभी बताया, डॉक्टर के ऊपर से भरोसा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि अगर एक दफा पेशेंट ने या पेशेंट की फैमिली ने अगर डॉक्टर से भरोसा उठा दिया ना, तो द डॉक्टर विल नेवर बिहेव वेल विथ यू, बिकॉज ही विल आल्सो लूज ट्रस्ट इनसाइड यू, देन ही विल बी जस्ट डूइंग इट एज अ फॉर्मेलिटी। वो आपका ट्रीटमेंट उस तरह से करेगा। नेवर गूगल फॉर कैंसर। सी, बिकॉज आई टेल यू, हर हर एक का एक अपना एक्सपीरियंस है, मेरा एक अपना अलग एक्सपीरियंस है। इस आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके जितने मेंबर्स होंगे, 100, 200, 300, सबका एक अपना एक्सपीरियंस होगा। एंड आई हैव ऑब्जर्व कि ओवेरियन कैंसर के अगर हम 10 पेशेंट्स को बिठा देंगे इन द सेम एज ग्रुप आल्सो इन व्हिच माय वाइफ वाज, लेकिन वो 10 का ट्रीटमेंट भी अलग अलग हुआ होगा, और 10 का रिएक्शन टू द ट्रीटमेंट भी अलग अलग हुआ होगा। सो वी कांट जस्ट ड्रॉ अ लाइन समवेयर के ये पेशेंट है तो इसके साथ ये ऐसा होगा और ये ऐसा ही 100% होगा, ये ठीक होगी या खराब होगी। नो, कई पेशेंट्स वैसे ही ठीक हो जाते हैं, उनके ऊपर वही जैसे मैंने कहा डेस्टिनी है, भगवान की दृष्टि है उनके ऊपर, कुछ अच्छा है, वो चाहे 10% भी मेडिसिन लेंगे वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और कई बेचारे 110% भी मेडिसिन लेंगे लेकिन वो ठीक नहीं हो पाएंगे। So this is my personal experience, with cancer, which I have been going through all these 5 years. Though I'm saying uh, it is a horrible journey, you know, because I have, ran across these 5 years. तो रातों की नींद गायब हो जाती है, पेशेंट की ना हो लेकिन केयर गिवर की 100% होती है, क्योंकि केयर गिवर की टेंशन बहुत होती है आगे, बिकॉज एवरीथिंग इट इज इमोशनली ऑल्सो, फाइनेंशियली ऑल्सो, फिजिकली ऑल्सो। मतलब मैं विद माई वाइफ 6 मंथ से मैं रात को सोता ही नहीं था, मतलब उसके हाथ पैर दबाने पड़ते थे, अगर मैं हाथ पैर दबाना बंद कर दूं तो वो जाग उसकी खुल जाती थी। जस्ट टू मेक हर कंफर्टेबल आई यूज्ड टू बी अवेक ऑलमोस्ट द होल नाइट, प्रेस ऑफ फीट एंड हैंड्स। फिर उसके बाद सुबह 6, 6:30 बजे मेरी 2 में से एक डॉटर आ जाती थी, फिर वो मुझे रिलीव करती थी और फिर मैं जाके आराम करता था। सो आई थिंक, और ये जर्नी हर केयर गिवर के साथ, आई थिंक जो मैं बता रहा हूँ वो केयर गिवर इसी सिचुएशन में होगा जो जिस सिचुएशन में मैं रहा हूँ,
और जो मैंने अपनी वाइफ के लिए किया है। एनीथिंग एल्स लाइक इफ यू वांट टू आस्क इफ यू हैव समथिंग स्पेसिफिक? या सो लाइक यू सेड केयरगिवर के लिए बहुत ज्यादा टायरिंग जर्नी होती है ये। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो नॉट जस्ट लाइक फिजिकली आप कैसे रिलैक्स कर सकते हो, आप मेंटली भी कैसे रिलैक्स करते थे, मतलब हाउ यू डी स्ट्रेस योरसेल्फ? मैम टाइम ही नहीं मिलता था। अपने आप को देखने के लिए तो टाइम ही नहीं मिलता था। सीरियसली, या देयर वाज़ नो टाइम टू सी मायसेल्फ, मतलब आई कुड नॉट अफोर्ड टू सी मायसेल्फ एट दैट टाइम। मतलब मेरा फोकस सिर्फ वही थी कि भी सिर्फ उसी का ध्यान रखना है और मतलब अपना, ना मैंने कभी-कभी ये 4-5 महीने में बीपी चेक किया होगा, ना मैंने अपना शुगर चेक किया होगा। बीच में ठीक है, एक एनुअल टेस्ट करा लेता था मैं बस अपने सब कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का और उसका। एंड लेकिन अगर उसमें भी अगर कुछ खराब होता था तो उसको तो मैं बताता ही नहीं था, बिकॉज़ ऑलरेडी इतना स्ट्रेस है, तो उसको क्या स्ट्रेस दूँ मैं? सो या सीरियसली सेइंग, मतलब आई डिडन्ट हैव टाइम फॉर मायसेल्फ टू टेक केयर ऑफ मायसेल्फ इन ऑल दिस पीरियड। तो वो आई थिंक किसी के पास भी नहीं होता है, केयर गिवर के पास तो होता ही नहीं है। यस। सो फर्स्ट टाइम हुआ शी फॉट इट, सेकंड टाइम हुआ शी फॉट इट अगेन, बट अगेन थर्ड टाइम हुआ तो आप दोनों का उस टाइम क्या रिएक्शन था? वी हैड एक्सेप्टेड मैम कि द बैटल इज ऑलमोस्ट लॉस्ट, बिकॉज़ सी 2 टाइम्स यू कैन बी लकी, थर्ड टाइम लकी होना आई डोंट थिंक सो, एंड स्पेशली इस डिजीज में। या बिकॉज़ अगर देखो, किसी का अगर वो बेड़ा पार होना होता है ना तो पहली बार में हो जाता है। हम्म सेकंड टाइम अगेन यू कैन बी लकी, बट थर्ड टाइम इवन वी थॉट कि वी आर अनलकी। अब तलवार हमारे ऊपर आई गई है, जो हमारा दुश्मन है वो हमसे ज्यादा स्ट्रांग है, और अब जीत उसी की होगी। कब होगी जीत ये नहीं पता, लेकिन जीत उसी की होगी। हमारी जीत नहीं थी, हमारी हार ही थी। यू ये मैं सोच एक्सेप्टेड गया था। इट? या वी हैड एक्सेप्टेड इट। सी बिकॉज़ मैम एक दफा जब पेशेंट की हर रोज अगर एक डिटेरियोरेशन दिख रही हो ना, तो हम्म फिर आपको खुद ही पता लग जाता है कि भाई ये पेशेंट अब कितना रिकवर करेगा। हम्म अगर वो रिकवरी, एक एक पॉइंट होता है रिकवरी का, हम्म उस पॉइंट से नीचे जाके रिकवर होना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद तो फिर डिटेरियोरेशन ही है। एवरी डे देयर इज समथिंग न्यू व्हिच इज गोइंग टू हैपन। और एक टाइम ऐसा आ जाता है जब दवाइयों का असर होने के बदले भी ना उनका रिएक्शन ही शुरू हो जाता है। यस तो इसलिए ये सिचुएशन हो जाती है, देन यू हैव टू एक्सेप्ट कि भाई अब कुछ नहीं करना पड़ेगा, एवरीथिंग इज टू बी स्टॉप। हम्म तो योर वाइफ लाइक उन्होंने मना कर दिया था कि थर्ड टाइम होगा तो ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, एलोपैथिक या ट्रीटमेंट, या बट देयर इज अ लॉट ऑफ सफरिंग इन दैट एंड यू एग्री टू सफरिंग, दैट? सफरिंग तो मैम देखो, ट्रीटमेंट लेते तब भी थी, नहीं लेते तब भी या थी। सफरिंग तो ठीक है। ट्रीटमेंट्स में सफरिंग आई थिंक थोड़ी सी कम होती है, इन द सेंस कि जैसे अगर पेन हो रही है पेशेंट को तो पेन किलर ले लेता है। अगर पेशेंट को इंडाइजेशन होती है तो वो इंडाइजेशन की दवाई खा लेता है। लेकिन मेरी वाइफ का एक और आर्गुमेंट मेरे साथ बहुत स्ट्रांग ये था कि मनीष, मैं अगर तीसरी बार भी एलोपैथी ट्रीटमेंट ले लेती हूँ, डॉक्टर हमें क्या एश्योरेंस दे रहा या है? एंड आई डिडंट हैव एनी रिप्लाई फॉर दैट, एंड इवन इफ आई वुड हैव आस्क्ड द डॉक्टर ही वुडंट हैव हैड एनी रिप्लाई। और अगर उनके पास रिप्लाई होता भी तो वो मुझे एक ही चीज बोलते, 6 महीने। बिकॉज सी फर्स्ट टाइम इट इज 1.5 years, 2 years, सेकंड टाइम इट इज 1 year, तो अंडरस्टूड थर्ड टाइम में 6 months होगा। तो फिर मेरी वाइफ का कहना यही था कि मनीष, हम अभी ये सब कुछ करेंगे, 2-3 महीने में कीमोस के लिए जाऊंगी, सब कुछ जाऊंगी, 2 महीने ही फिर मैं अच्छे से जी पाऊंगी। उसके तीसरे या चौथे महीने पे हम वापस जब टेस्ट कराएंगे तो मैं वापस यहीं खड़ी होंगी जहां मैं आज खड़ी हूँ, आप भी वहीं खड़े होंगे। सो व्हाई आर वी ड्रैगिंग ऑल दिस? सो अब पढ़े लिखे लोग हम दोनों, वो भी पढ़ी लिखी, मैं भी पढ़े ना, दिस ओनली थिंग आई कुड, आई हैड टू कीप मम, आई मेरे को सिर्फ चुप रहना पड़ा ये बात को सुन के। तो आप एग्री हो गए एंड शी एक्सेप्टेड इट, बट देयर आर पीपल जो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स कोई ये नहीं चाहेगा कि उनका ट्रीटमेंट बंद हो जाए और जो कोई भी नहीं चाहता है हो मैम, वो कोई भी नहीं चलता चाहता रहे, है। बट कोई भी नहीं। उस फिर वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो पेशेंट बहुत ज़्यादा सफ़र करता है फिजिकली एट द लास्ट स्टेज, एंड एवरीवन नीड्स लाइक अ ग्रेसफुल रिलीज। या दैट्स व्हाट। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट कि किस तरीके से उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? बिल्कुल मैम, देखो मतलब मैं बता रहा हूँ कि ये ग्रेसफुल वाली बात जो आप कह रहे हो ये आप बिल्कुल परफेक्ट कह रहे हो, बिकॉज मैंने तो देखो लास्ट तक मैं चाह रहा था कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब वो मेरे हाथ जोड़ती थी लास्ट 1.5-2 महीने से।
कि मनीष मेरे को अब मुक्ति चाहिए, Hmm. मुक्ति चाहिए इन द सेंस आप मेरी ड्रिप के अंदर कोई ऐसा इंजेक्शन लगवा दो जिससे मैं सुबह उठूं ही नहीं। Hmm. सी बिकॉज शी वाज सफरिंग, मैं Yeah. तो बैठ के सिर्फ उसके हाथ पैर दबा रहा हूँ रात को, लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा है वो तो वही जानती थी, वो मैं नहीं जानता, ना कोई और जान सकता था उस चीज को। Hmm. तो एंड अ लेडी एज आई टोल्ड यू हु वाज सो एक्टिव, हु वाज सो फिट, मतलब उसका एक टाइम ऐसा था मैम कि मतलब हम लोग घर में 4 मेंबर्स हैं, मैं, मेरी वाइफ और मेरी 2 बेटियां। तो जितनी मैं और मेरी बेटियां, जितनी हम दोनों तीनों मिलके, जितनी हम सब्जी और फ्रूट्स खाते थे तीनों मिलके, उतना वो अकेले खाती थी टिल द एज ऑफ 45, जब से Okay. उसका, और इवन नॉट नॉट यू कैन से 45, लाइक टिल द एज ऑफ 47 48 कैंसर के होने के बाद भी Hmm. वो सब्जी दाल और फ्रूट्स की इतनी शौकीन थी। एंड शी नेवर एट एनी जंक फूड, मतलब सड़क पे खड़े होकर जैसे हम लोग कभी खा लेते थे वो नहीं खाती थी। तो मतलब वही कह रहा हूँ कि जो हम लोग सुनते हैं लोगों से कि कैंसर इसी चीजों से होता है, पर Hmm. वो चीजें मैं अपनी वाइफ के साथ अगर रिकलेक्ट करता तो उसके साथ तो मतलब ऐसी कुछ चीजें हुई नहीं जिससे वो कैंसर अटैक करना चाहिए उसके ऊपर। Hmm. रेगुलर योगा, रेगुलर वॉक, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, डिसिप्लिन फूड, सब कुछ ठीक। तो ये अगर हम चीजें ग्रेसफुली वाली बात जो कर रहे हैं एंड में उसकी हालत ये हो गई थी कि वो अगर पानी भी पीती थी तो वो उल्टी हो जाती थी। Okay. सो दिस वाज द लास्ट 2-3 डेज, लास्ट 3 Hmm. दिन में उसकी हालत ऐसी हो गई थी। बीच-बीच में भी ऐसी हुई थी लेकिन वो ठीक हो गई थी। लेकिन Hmm. फिर पूरे दिन में मतलब अगर वो सिर्फ हमसे अगर 4 बादाम भी माँग लेती थी, तो हम खुश हो जाते थे कि भई इसने 4 बादाम माँग लिए खाने के लिए। Hmm. अब ये आप सोच सकते हो कि भई क्या उसकी हालत हो गई थी और हमारी भी खुशी का लेवल कहाँ तक कितना नीचे आ गया था। आदमी चलते-फिरते 10 बादाम खा लेता है। Yes. लेकिन उसने अगर बेड पे बैठ के अगर 4 बादाम माँग लिए तो हम बहुत खुश होते थे कि भई चलो एटलीस्ट इसने 4 बादाम माँग लिए या 1 फ्रूट का माँग लिया। तो फ्रूट में भी क्या अगर उसने एप्पल खाया तो 1/4 खाया या 1/3 एप्पल खाया। पूरा एप्पल तो कभी खाया ही नहीं उसने लास्ट Hmm. 15-20 डेज़ में। सो वो यही कहते थे कि मनीषा मुझे ग्रेसफुली जाने दो, मेरे को और कोई ट्रिक्स मत लगवाओ। लास्ट के 10 दिन उसने हम लोग पूजा पाठ वाले हैं, भगवान Hmm. में बिलीव करते हैं, यंत्र में, तंत्र में, सब में बिलीव करते हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द इंडियंस डू इट और ऐसे स्टेज पे जब हम फँस जाते हैं तो हम करते ही करते हैं। Yes. आज अगर मैं आपको बोल दूँगा कि फलानी जगह एक बाबा बैठते हैं, उनसे आप ये ले लो, तो आप भी जाके एक बार ट्राई करोगे कि हाँ, भई वो बाबा से वो ले लेते हैं। Hmm. तो अ, उसने मेरे को 10 दिन से उसने मेरी सारी पूजा पाठ बंद करवा दी थी। उसने उपाय जितने भी मैंने पंडितों से लिए हुए थे, उसने मेरे सारे बंद करवा दिए थे 10 दिन से, लास्ट 10 डेज़। उसने बोला, "मनीष अब आप प्लीज़ मेरे लिए कुछ नहीं करोगे Hmm. बिकॉज़ मेरे लिए जाना मुश्किल हो जाएगा उतना।" तो इतनी हमारी क्लोज़ली बात होती थी मतलब एंड इट वाज़ सो डिफिकल्ट मतलब वो मुझे रो के ये बात बोल रही है और मैं सुन के मैं उसको फिर भी लेट गो करता था कि नहीं भई ये चीज़ तो मैंने कहा तुझे तंग कहाँ कर रही है? ठीक है, मैं मानता हूँ इंजेक्शंस तंग कर रहे हैं, दवाइयाँ तंग कर रही है, लेकिन ये चीज़ कहाँ तंग कर रही है? मैं मंदिर जा रहा हूँ, मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं उपाय कर रहा हूँ, उसमें Hmm. बोलती नहीं यही जो चीज़ें हैं ये मेरे को रोक के रख रही है और मैं अब रुकना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं अब सफ़र नहीं करना चाहती हूँ। Hmm. तो मैंने फिर वो भी बात सुनी। मैंने लास्ट 1 वीक और 10 डेज़ मैंने ये पूजा पाठ वगैरह बंद किए और लास्ट डे पे मतलब व्हेन शी वाज़ सफरिंग लास्ट 6 आवर्स 5-6 hours was her very it was a very suffering period for her. Suffering period in the sense जो हमने वो लास्ट 5-6 घंटे उसको सफर करते हुए देखा, it was not in pain. Hmm. She was not painful. But अब पता नहीं किसी और के साथ भी ऐसा हुआ या नहीं हुआ, I don't know. And I'm discussing it with you on this platform. कि we could feel, there were about 10 people surrounding her bed Hmm. last 5-6 hours. तो हर एक की आंख में वो देख रही थी, लेकिन वो पहचान किसी को नहीं रही थी। Okay. It was a blank look. Hmm. She was turning around and fighting with everyone, हर एक की आँख में देख के, Hmm. irrespective of वो कौन है। उसको ये नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, उसको ये नहीं पता था मेरी बेटियाँ कौन है, उसको ये नहीं पता था उसके पेरेंट्स कौन है, कुछ नहीं पता था उसको, लेकिन वो सबसे लड़ रही थी, रो रही थी। We could, feel like if those who believe in spirits, जो भी यहाँ पर Hmm. देख रहे हो, if they believe in spirits या वो बिलीव करते हैं कि ऊपर भी एक दुनिया है, भगवान है, सब कुछ है और वो लेने आते हैं, तो हमें सच सच में उस टाइम ऐसा लग रहा था, जो हम शायद फ़िल्मों में देखते हैं या हम सोचते हैं या फ़िक्शन में देखते हैं, कि वहाँ से कोई उसको लेने आए थे Hmm. और वो जाना नहीं चाह रही थी, वो उनसे लड़ रही थी। Okay. शी स्टिल वांटेड टू बी बैक इन हर बॉडी, सीइंग Hmm. मी एंड माय चिल्ड्रन। Hmm. एंड में ऐसा हुआ मैडम कि मतलब
मैं फिर फटाफट मंदिर में गया, मंदिर के पास में कैंची पड़ी थी, वो कैंची लेके आया। जितने भी बॉडी में उसके हमने वो यंत्र लगा रखे थे, टोटके के ताबीज़ लगा रखे थे, वो सब मैंने खुद अपने हाथ से काटे। तो इसलिए काटे क्योंकि मैं भी चाह रहा था कि रिलीज़ हो, ये चीज़ें उसको रोक के ना रखें, या क्योंकि वो हमसे देखा नहीं जा रहा था। वी कुड नॉट सी ऑल दैट। तो मैंने अपने हाथों से मतलब उसके पैर में बाँध रखे थे, उसके बाजू में बाँध रखे थे, उसके गले में था, वो सब निकाले और फिर मेरे जो क्लोज़ रिलेटिव्स थे, उन्होंने मेरे को और मेरे बच्चों को बाहर भेज दिया। इसलिए भेजा कि बेटा अगर तुम लोग यहाँ रहोगे, ये तुम लोगों को देख के ही नहीं जाएगी, ये यहीं अटकी रहेगी। तो इसलिए तुम लोग बाहर जाके बैठ जाओ। So then the three of us went outside and within 1.5 hours then she we were called at the last 2 minutes because सबको पता लग गया था कि अब ये आखिरी सांसें चल रही है और फिर तब हम अंदर आ गए थे। तब फिर उसने अपनी आखिरी सांसें ली। सो आई बिलीव यस ग्रेसफुली कई दफ़ा मुझे भी लगता है कि जो लास्ट में मैंने उसको मेडिकेशंस दिए, पेनफुल थे उसके लिए मतलब लास्ट के 1-2 महीने में वो शायद अगर मैं नहीं देता तो उसके लिए अच्छा रहता, वो ना वो रोती, ना वो चिल्लाती, ना और होता। पर लेकिन दोनों तरफ से हम सच्चे मतलब केयर गिवर्स भी सच्चे हैं कि भई ट्राई तो करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं लास्ट स्टेप तक भी। ये है मैम इसमें। तो जब लास्ट टाइम आने वाला था तो शी न्यू दैट इट माइट कम एनी टाइम या एंड शी मैम या हैड सम विशेस लाइक उन्होंने पूरा मेन्यू बनाया एंड सब पूरी कुछ लिस्ट मेन्यू भी बनाई बनाया, उनकी पूरी लिस्ट डॉटर्स के बच्चों के लिए। लिए। या तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन एंड ऑफ लाइफ कन्वर्सेशन की जो पेशेंट की इच्छा है वो हमें सुननी चाहिए और डिनायल फेज में ऑफ कोर्स होते हैं बट वी शुड रेस्पेक्ट देयर विश। ऑफ कोर्स मैम 100% विश तो मैं कह रहा हूँ पेशेंट की तो मतलब जो चला गया है उसकी तो 100% उसकी विशेज़ जो है वो सारी पूरी होनी चाहिए और जीते जी भी मैं कहता हूँ उसकी सारी पूरी होनी चाहिए। या वो भी है। मतलब व्हाटएवर पेशेंट इज विशिंग फॉर बिकॉज़ दैट इज ऑल अ केयरगिवर कैन डू। केयरगिवर का काम क्या है? यही काम है कि उसकी जो भी इच्छा हो वो पूरी करनी है, जीते जी और मरने के बाद भी। बिकॉज तो मैनी पीपल अवॉइड दिस कन्वर्सेशन कि आप अपने एंड के लिए प्रिपेयर क्यों कर रहे हो, आपके बाद आप नहीं होंगे तो उसके बाद ऐसा आप क्यों सोच रहे हो। या वही मैं मतलब हम लोग मैं वही बताया ना कि देखो इसमें प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। या जब हमें दिख रहा है सामने, अब देखो जो चीज़ दिख रही है मैं उसको आँख बंद करके ये तो नहीं सोच सकता हूँ कि नहीं ये चीज़ नहीं हो रही है। अब मेरे सामने अगर मेरे को दिख रहा है कि भई उसकी कंडीशन खराब हो रही है, तो वो हो रही है। मेरे बच्चों को भी दिख रहा है हो रही है, तो हो रही है। अब उसमें अगर मैं बोलूँ नहीं, नहीं माय वाइफ इज़ परफेक्टली फाइन अगर किसी का फ़ोन आए मैं ये बोलूँ नहीं, नहीं शी इज़ परफेक्टली फाइन, आई एम मेकिंग अ फूल ऑफ माय सेल्फ। मैं अपने आप को भी बेवकूफ़ बना रहा हूँ और मैं दुनिया को भी बेवकूफ़ बना रहा हूँ। तो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ, ठीक है, सिचुएशन अब खराब है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एंड आई थिंक जितनी हमने डिस्कशंस ये करी है लास्ट 2-3 महीने में फॉर द फ्यूचर ये आई थिंक एक हर कपल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट अब मेरे अंदर ये स्ट्रेस नहीं है कि मुझे करना क्या है बिकॉज़ वो सब कुछ मेरे को बोल के गई है, मेरे लिए लिख के गई है। अब मुझे कल को ये ज़रा भी नहीं लगेगा कि भई अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरी वाइफ़ अगर होती तो वो क्या करती? क्योंकि मुझे पता है कि मेरी वाइफ़ अगर होती तो ये सब करती क्योंकि वो सब कुछ बता के गई है कि ये करना है। सो एटलीस्ट आई एम दैट स्ट्रेस फ्री कि मैंने आगे क्या करना है, मेरी डॉटर्स के लिए आगे क्या करना है। एवरीबॉडी नोज़ व्हाट टू डू। इवन माय डॉटर्स नो व्हाट टू डू। Okay. So it's जी, just been 1 month. या So, मैम ऑलमोस्ट अ uh, मंथ। yeah. So what are your thoughts on like coping up with grief and loss? Because it's so hard, of course, so difficult. मैडम डिफ़िकल्ट तो देखो बहुत है कोई इमेजिन नहीं कर सकता इस चीज़ को। Yeah. अब आगे क्योंकि मेरे को भी मेरी अपनी 2 डॉटर्स दिखती है तो मैं उनके सामने अब देखो पहले मैं अपनी वाइफ़ के सामने अपना ग्रीफ नहीं शो कर सकता था, अब मैं अपनी डॉटर्स के सामने अपना ग्रीफ नहीं शो कर सकता हूँ। बिकॉज़ अब यू नो आई हैव टू प्ले अ डबल रोल इन फ्रंट ऑफ माय डॉटर्स एक माँ का भी और एक बाप का भी जो आई थिंक माँ का रोल जो प्ले करना है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है पूरी दुनिया में। तो मुझे तो पता ही नहीं वो रोल पे कैसे प्ले करना है बिकॉज़ व्हाटएवर इमोशनल लव बिटवीन हम हमेशा सुनते हैं कि हाँ, भी बाप की बेटी जो है मतलब वो बेटी होती है और बेटी का भी अगर कोई प्यारा होता है तो बाप होता है। एग्रीड 100% लेकिन बहुत चीज़ों के अंदर बेटी और माँ का रिलेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। जो आई थिंक वो कहीं दिखाया नहीं जाता, वो अब हमें फ़ील हो रहा है।
कि भाई अब मेरी डॉटर्स की अगर कोई पर्सनल कोई प्रॉब्लम्स होगी, कुछ भी होगी, तो देन दे हैव टू देयर कॉल समबडी एल्स, लाइक उनकी मासी को फोन करना पड़ेगा, या उनको अपनी बुआ को फोन करना पड़ेगा, या अपनी नानी को या दादी को फोन करना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो डायरेक्ट कनेक्शन है, जो उनकी माँ जो 24 घंटे उनके साथ थी, वो है नहीं। और कई चीजें ऐसी होती है जो वो मेरे साथ डिस्कस कर पाएंगी। तो वो तो एक गैप रह ही रहेगा। मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा गैप है, बिकॉज जो मैं 24 घंटे जो एक पार्टनर की एक जो आदत होती है और जो सब कुछ होता है, वो खत्म हो गया है एक तरह से। जैसे मैंने आपको बताया, मुझे तो लगता है अभी भी शायद घंटी बजेगी और वो आएगी, दिन में 10 बार सिर्फ उसकी फोटोग्राफ देख के रियलाइज होता है कि नाउ शी इज जस्ट द फ्रेम, नाउ शी इज नेवर गोइंग टू बी अलाइव, सो और कैन वी एवर थिंक दैट शी इज गोइंग टू कम बैक। तो अब ये है कि द नेक्स्ट ईयर्स जितने भी आने वाले हैं, You can mute. Yeah. But let's hope, that I cope up with this, I get strong with this and come out of it as soon as I wish. Yes. Yeah. So what is your message for cancer patients and caregivers who will watch this video? मैम, सबसे पहले तो जस्ट स्टे स्ट्रांग, घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे मेरी वाइफ हमेशा डेस्टिनी में बिलीव करती थी, आई थिंक एवरीबडी शुड जस्ट बिलीव इन डेस्टिनी। डॉक्टर्स पे अपने भरोसा रखो। डॉक्टर से मेरा मतलब है कोई भी डॉक्टर, चाहे वो आपका एलोपैथिक डॉक्टर है, चाहे आपका होम्योपैथिक डॉक्टर है, चाहे आपका आयुर्वेदिक डॉक्टर है, चाहे आपका डाइटिशियन, वट एवर ट्रीटमेंट यूर टेकिंग, उसके ऊपर पूरा भरोसा रखिए, उसको कंटिन्यू करिए। एंड बस एक दूसरे का जो इसमें सहारा और सपोर्ट है, केयर गिवर का और पेशेंट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट तो डिफिकल्ट बिहेव करेगा ही करेगा, केयर गिवर को उसके साथ एडजस्ट करना ही करना है। मतलब मैंने अपनी डॉटर्स को कैसे मोटिवेट किया, लास्ट 4-5 डेज से माय वाइफ वाज ऑन एडल्ट डायपर्स, because she could not go for this thing. So then I had to tell my daughter कि भाई अब हमको क्लीनिंग करनी है, we need to clean. So how I motivated my daughters? I used to tell my daughters कि look, बच्चों, तुम्हारी मम्मा ने जब तुम लोग छोटे थे तो तुम्हारी कितनी बार क्लीनिंग करी होगी डायपर्स की, और तुम्हारी वेस्ट मटेरियल की और सबकी उसकी कितनी बार करी होगी, दिन में कम से कम 10 बार। तो तुम तो दिन में 2 बार कर रहे हो, और मैं भी अगर उनके साथ तुम्हारे साथ कर रहा हूँ तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करा रहा हूँ। सो दे गॉट मोटिवेटेड कि हाँ फाइन, ऑफ कोर्स, कि मम्मा ने हमारी इतनी बार करी है तो हम कर रहे हैं मम्मा की, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है। दिस वाज ऑल इन फ्रंट ऑफ हर मॉम, दिस डिस्कशन वाज देयर। सो ऐसी हमें मतलब हमें इस तरह से फील कराना चाहिए कि पेशेंट को भी ये नहीं लगना चाहिए कि जो हम उसके लिए कर रहे हैं वो बहुत कुछ ज्यादा है। पहली बात तो ये, हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं पेशेंट के ऊपर। पेशेंट ने हमारे लिए, हमको ये याद करना चाहिए कि उस पर्टिकुलर पेशेंट ने हमारे लिए कितना टाइम निकाला है अपनी लाइफ में, और हमारे लिए कितना कुछ किया है, चाहे वो कोई भी हो, एनी पेशेंट। उससे रिलेशन हमें यही रखना चाहिए कि उसने हमारे लिए क्या क्या किया है जिंदगी। तो हम उसका अगर उसको 25-30%, 50% भी अगर हम उसको वापस कर दे, तो आई थिंक उसमें हमारी किस्मत अच्छी है। So, thank you so much. It was so inspiring listening to your story, your journey. Heads up to your courage. So, बस मैम, करेज ही रखनी पड़ती है, आई थिंक एवरी केयर गिवर शुड कीप करेज विद इन themselves, they should. अदरवाइज देखो, अब अंत तो हो ही जाता है, अंत के बाद हमने क्या करना है, हमें और क्या रास्ता है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर बैठ के हम उसी चीज को सॉल्व करते रहेंगे तो आई थिंक फिर तो द होल वर्ल्ड विल टर्न ग्लूमी फॉर अस। डिप्रेशन में आना बहुत आसान काम है, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन डिप्रेशन से बाहर रहना मुश्किल है। With that smiling face. Yeah. Yeah. So more power to you and your family, to your daughters. Good wishes to your daughters too and your family. Thank you so much, man. Thank you. Thank you so much for giving your time. It was wonderful, man. Yeah. Same here. Thank you.